हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा, जो कि सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखिएगा। तो आइए देखिए, हम इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। यानी कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत क्या सुझावित करते हैं कि विकास किससे प्रभावित होता है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि आनुवंशिकता से जो है विकास प्रभावित होता है, या ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा यहाँ पे, शिक्षा से या संस्कृति से या सामाजिक नीतियों से। तो बताइए कि बाल विकास के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास किससे प्रभावित होता है। तो चलिए, इसमें 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है केवल फर्स्ट सही है, सेकंड वाले में दिया जा रहा है कि केवल फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही हैं, या थर्ड है कि केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यानी कि ये चारों सही हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो देखिए, विकास जो है तो ये इन सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। यानी कि विकास आनुवंशिकता से भी प्रभावित होगा, शिक्षा से भी प्रभावित होगा, संस्कृति से भी प्रभावित होगा और सामाजिक नीतियों से भी प्रभावित होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। तो बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, या ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा यहाँ पे, सेकंड वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बच्चों का विकास अव्यवस्थित रूप से होता है और किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है, या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, या केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है तो आपको ऑप्शन भी पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तीसरा ऑप्शन केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है, ये भी गलत हो जाएगा। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, तो भैया पूरे विश्व में सभी बच्चों में विकास एक समान दर से कभी नहीं होता है, सभी बच्चों में विकास अलग अलग दर से होता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तथा यहाँ पे दिया गया है कि अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल यानी अचानक उभर आता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि विकास जो है अव्यवस्थित रूप से और किसी विशिष्ट पल में यानी अचानक से उभर आएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों में सामाजिकरण का डाट प्राथमिक कारक संस्था है और डाट द्वितीयक कारक संस्था है। तो छोटे बच्चों में कौन सा प्राथमिक कारक संस्था है और कौन सा द्वितीयक कारक संस्था है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन है परिवार जो है ये प्राथमिक कारक संस्था है और पुस्तकालय द्वितीयक कारक संस्था है, या फिर सेकंड देखिए अभिभावकों का कार्यस्थल ये प्राथमिक कारक संस्था है तथा आस पड़ोस ये द्वितीयक कारक संस्था है, यह संचार माध्यम प्राथमिक कारक संस्था है और परिवार द्वितीयक कारक संस्था है। यह फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए कि कानून जो है प्राथमिक कारक संस्था है और धार्मिक संगठन द्वितीयक कारक संस्था है। तो यहाँ देखिए, जो छोटे बच्चों में सामाजिकरण का तो छोटे बच्चों में सामाजिकरण का परिवार प्राथमिक कारक संस्था है, यानी बच्चे का परिवार जो है तो वो प्राथमिक कारक संस्था है, और पुस्तकालय द्वितीयक कारक संस्था कही जाती है।
यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय यानी कि वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिसमें अधिकांश बच्चे, देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय यानी वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे कि संवेदीगामक अवस्था है, जिसमें बच्चे जो हैं वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिएगा यहाँ पे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो अधिकांश बच्चे हैं वो वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं, तो उस अवस्था को कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप से जाना जाता है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस रूप से जाना जाता है। तो सहज क्रियाएं यानी कि इस रूप में जाना जाता है, या ऑप्शन नंबर सेकंड है स्कीमा के रूप में जाना जाता है, या अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा संकेत के रूप में जाना जाता है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है अवधारणाएं के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को, तो चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को स्कीमा के रूप में जाना जाता है। स्कीमा मतलब याद रखना, ठीक है। स्कीमा मतलब कि जितनी भी चीज़ें आपने अपने जीवन काल में पढ़ी हैं, लिखी हैं, देखी हैं, सुनी हैं, तो वो आपके मस्तिष्क में सहज रूप से विद्यमान रहे, तो उसी को कहा जाता है स्कीमा। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है स्कीमा के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे, तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डाट डाट विकास को डाट डाट आकार देता है। तो लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार क्या चीज़ें विकास को किस तरह का आकार देता है। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है कि लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास को आनुवांशिक आकार देता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है, या अगला वाला ऑप्शन देखिए भावनात्मक, उसके बाद प्राकृतिक आकार देता है, या फिर शारीरिक संवेग आकार देता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, तो लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक, यहाँ पे हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेओ वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है। तो लेओ वाइगोत्स्की जी ने जो है तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है, भाषा की भूमिका पर बल दिया है, या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व की भूमिका पर बल दिया है, या सहज क्रियाएं इसकी भूमिका पर बल दिया है,
या फिर ऑप्शन नंबर 4 है स्कीमा की भूमिका पर बल दिया है। तो देखिए कि लेव वाइगोत्स्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर बल दिया है। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ पूछा जा रहा है और किसके द्वारा प्रतिपादित किया है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, या सेकेंड वाला ऑप्शन देखिएगा जीरोम ब्रूनर के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है या प्रतिपादित किया गया है, या ऑप्शन नंबर 3 है जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, या फोर्थ वाला ऑप्शन देखिएगा B.F. स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ ये प्रतिपादित किया गया है जीन पियाजे के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए। तो एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में दृढ़ प्रवृत्ति का होना चाहिए, या फिर अगला है गैर लचीला प्रकृति का होना चाहिए, या लचीला यानी कि सुनम्य प्रकृति का होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 है अनजान प्रकृति का होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में, तो एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में लचीला सुनम्य प्रकृति का होना चाहिए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। सो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है बुद्धि लब्धि, जिसको हम कहते हैं IQ। तो बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है। तो बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना पूछा जा रहा है कि प्रायः क्यों की जाती है। कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, यानी कि इसके कारण जो है तो IQ परीक्षणों की आलोचना की जाती है, या फिर अगला वाला ऑप्शन है कि प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित इसके रूप में आलोचना की जाती है, या बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन इसके रूप में आलोचना की जाती है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राक्कलन, यानी कि इसके रूप में बुद्धि लब्धि की आलोचना की जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे कि बुद्धि लब्धि की आलोचना जो है, तो बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्रायः प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित इसके रूप में की जाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है, तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प देखिए कि A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या करता है, या A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता, या A सत्य है लेकिन R असत्य है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि A और R दोनों असत्य हैं। तो
तो यहाँ देखिए कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ए तो सही हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल सही है। लेकिन आर में देखिए क्या कहा जा रहा है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। तो भैया जब कम से कम अपेक्षा रखेंगे विद्यार्थियों से तो अधिगम कहाँ से प्रभावशाली होगा। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका आर गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल आपका ए ही सही है, ठीक है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ये है ऑप्शन नंबर थर्ड में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। सो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जेंडर डॉट डॉट निर्मित है जबकि लिंग डॉट डॉट निर्मित है। तो जेंडर जो है ये सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक निर्मित है, या जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग नैतिक निर्मित है, या जेंडर नैतिक निर्मित है और लिंग सामाजिक निर्मित है, या जेंडर जैविक निर्मित है और लिंग सामाजिक निर्मित है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि जेंडर जो है ये सामाजिक निर्मित है। जेंडर आपका सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जो है तो ये जैविकीय रूप से निर्मित होता है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। अब आइए देखिए ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। तो एक टीचर को सभी के लिए अधिगम सहज और सुगम बनाने के लिए और अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, या अगला वाला ऑप्शन है उनको अनदेखा कर देना चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा भैया, अनदेखा कहाँ से करेंगे। उसके बाद देखिए उनको मिटा देना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और उनका दमन कर देना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी तीनों जो है ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक शिक्षक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति तो उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना चाहिए, या फिर अगला है कि विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना होना चाहिए आकलन का उद्देश्य, या फोर्थ वाला है कि विद्यार्थियों को ग्रेड मान लेना चाहिए। तो देखिए भैया यहाँ पे आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तो वो विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना होना चाहिए, ना कि अंकों की व्यापकता का पता लगाना होना चाहिए, या संभाव्य कि कितने असफल हैं और कितने सफल विद्यार्थी हैं उनकी पहचान करना होना चाहिए, और ना ही विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना चाहिए। जो आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तो विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना होना चाहिए। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। सो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना, तो विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना किस स्थिति में होना चाहिए कि निम्न पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में। देखिए कि विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। यानी ऐसी कौन सी प्रविधि है जो कि
विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि प्रश्न का उत्तर तुरंत देने के लिए कहना, या अगला वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, या थर्ड वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे कि विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, या फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो देखिएगा यहाँ पे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखिए कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने वाली प्रवृत्ति होगी कि देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड।